हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने किंगडम फंजाई स्टार्ट कर दिया था। अभी तक हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मेन टॉपिक था, फिर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर किंगडम मोनेरा के बारे में हम बात कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करी थी, और जो फोर्थ लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर था बच्चों उसमें हमने किंगडम फंजाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको बोला था किंगडम फंजाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको एनसीईआरटी ने दे तो शॉर्ट में रखा है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से आते हैं बच्चों थोड़ा सा डिटेल में जाके। इसीलिए जो जनरल फीचर्स आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं बच्चों किंगडम फंजाई के, उनको मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, और इसीलिए अपना पूरा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज डेडिकेटेड टू फंजाई को। अब बच्चों आज का जो लेक्चर है इसमें हम फंजाई की क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो 4 क्लासेस यहां पर एनसीईआरटी ने दे रखी है। उसके बाद बच्चों जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हैं। वायरसेस के बारे में बात करी है, वायरॉइड्स के बारे में बात करी है एनसीईआरटी ने, प्रियोन्स के बारे में बात करी है, और लाइकेंस के बारे में बात करी है। लाइकेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर अलग से 2 चैप्टर्स है जो नेक्स्ट हमारे 2 चैप्टर्स होने वाले हैं 11th में। जो हमारे 11th के नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ही होंगे आफ्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बाद आई विल डील विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करूंगा बच्चों में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो चैट में आप मेंशन कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। यहां तक अपन ने पूरा पढ़ लिया था। अब क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो क्लासिफिकेशन है बच्चों फंजाई की वो 3 क्राइटेरिया पर मेनली बेस्ड है। कौन कौन सी? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पर, और फ्रूटिंग बॉडीज पर। ये पॉइंट में लास्ट लेक्चर में डिस्कस और डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसके बेसिस पर जो 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 4 क्लासेस ऑफ फंजाई हमें देखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों फाइकोमाइसिटीज की। जो मेन टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, अब बहुत आसान हो जाएगी क्लासिफिकेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कल कि यदि आपने जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई अच्छे से समझ लिए तो फिर क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं, स्पोर्स के नाम याद रखने हैं, बस। माइसीलियम तो अभी बहुत आसान से एक पॉइंट में बताऊंगा जिसमें याद हो जाएगा कि माइसीलियम का टाइप कैसा होता है। ये 3 ही क्वेश्चन मेनली बनते हैं यहां से कि माइसीलियम का टाइप कैसा होता है, किस क्लास में, कौन सी क्लास में कौन से स्पोर फॉर्मेशन होती है, और कौन सी क्लास के कौन से एग्जांपल्स हैं। दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे हर क्लास से, बहुत आसानी से अब हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम मेनली याद करने वाला पार्ट है कंसेप्चुअल पार्ट। कल हम ऑलरेडी कवर और डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो देखो हर तरह का यहां पर हैबिटेट देखने को, या जो हैबिट है इनकी देखने को मिल रही है। पानी में भी मिलते हैं, डिकेइंग मैटर के ऊपर भी मिलते हैं, डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर, डिकेइंग वुड के ऊपर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती है, मॉइस्ट एंड डैम्प, यहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां पर इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और कुछ फाइकोमाइसिटीज स्पेसिफिकली क्या होते हैं, प्लांट पैरासाइट्स होते हैं बच्चों। प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बदले में खुद न्यूट्रिशन के फॉर्म में फायदा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी हैबिट एंड हैबिटेट की। इसके बाद बच्चों बात करते हैं माइसीलियम। मैंने बोला था माइसीलियम एक पॉइंट में ही हम चारों क्लासेस का खत्म कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। माइसीलियम के 2 टाइप, हाइफे के 2 टाइप मैंने आपको कल के लेक्चर में बताए थे। या तो कैसा होगा बच्चों, असेप्टेड, बीच में कोई पार्टीशन नहीं, जिसको हम सिनोसाइटिक भी कहेंगे, क्योंकि वहां पर फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। बहुत अच्छे से सिंसीशियम और सिनोसाइट में कल के लेक्चर में डिफरेंस बताया था। और दूसरी कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी बच्चों फंजाई के अंदर हमें, हाइफी में सेप्टेड कंडीशन, जहां पर बीच बीच में क्या है, सेप्टा है बच्चों, ठीक है। तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपको जो हाइफे या माइसीलियम मिलेंगे वो असेप्टेड मिलेंगे और सिनोसाइटिक मिलेंगे। बाकी जो तीनों क्लासेस है, तीनों में बच्चों आपको सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम मिलेंगे। तो बस इतना सा आपको याद रखना है और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या याद रखना है बच्चों कि जो फाइकोमाइसिटीज है इसमें कैसे हैं, असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, और जो बाकी की 3 क्लासेस है बच्चों उसमें कैसा है, माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला था स्पोर्स के नाम याद रखने हमें। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरह के स्पोर्स हैं। जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनका नाम जूस्पोर्स होता है,
और जो नॉन मोटाइल हैं वो अप्लेनोस्पोर्स होते हैं। सिर्फ नाम याद रखना है और कैरेक्टर याद रखना है कि कौन सा मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है। कल के लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था, जहां पर जू वर्ड आ रहा है आपके स्पोर्ट्स का आगे वो मोटाइल वाले होंगे बच्चों। फिर मैंने आपको कल एंडोजिनस एक्सोजिनस कंडीशन भी एक्सप्लेन कर दी थी। ये जो यहां पर जू स्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स जो असेक्सुअल स्पोर्स है फाइकोमेसिटीज के, ये जो स्पोर बेयरिंग बॉडीज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको यहां पर हम स्पोरेंजियम बोलते हैं बच्चों, जो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं, इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो एंडोजिनस स्पोर्स हैं ये। ठीक, फिर यदि हम सेक्सुअल स्पोर की बात करें बच्चों, तो सेक्सुअल स्पोर जो यहां पर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दैट इज जाइगोस्पोर, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट से। मैंने आपको बताया था फंजाई में जो मेन बॉडी होती है दैट इज हैप्लॉइड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गेमीट्स के फ्यूजन से जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है उसमें मियोसिस होकर फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो ये जो जाइगोस्पोर है वो कैसे बनेगा, पहले दो गेमीट्स फ्यूज होंगे, उनसे रिजल्टेंट जो जाइगोट होगा उसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से फिर हैप्लॉइड जाइगोस्पोर बनेगा जिससे नई फंजाई ग्रो करेगी बच्चों। ये जो गेमीट्स यहां पर मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज में, दो कंडीशंस देखने को मिल सकती है बच्चों, ये टर्म्स हमें याद होने चाहिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो अब लास्ट लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वहां पर भी ये टर्म्स आएंगे, डेफिनेशन आएगी इन टर्म्स की। यदि दोनों गेमीट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो मेल और फीमेल गेमीट में, यदि वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, आइसोगेमस कंडीशन। आइसो मींस सेम, यूनिफॉर्म, है ना। तो आइसोगेमस कंडीशन जहां पर सेम टाइप के गेमीट्स हो, मेल और फीमेल गेमीट में मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी कंडीशन जो हमारे अंदर देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलती है, दैट इज अनआइसोगेमस कंडीशन और oogamous कंडीशन बच्चों। एनआइसो, आइसो मींस सेम, एनआइसो यानी कि डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस में मॉर्फोलॉजिकली यदि डिफरेंट अपीयरेंस वाले गेमीट से एनाइसोगेमस कंडीशन कहलाएगी। oogamous कंडीशन एनाइसोगेमस का ही टाइप है, ऐसी एनाइसोगेमस कंडीशन जहां मेल और फीमेल गेमीट्स डिफरेंट तो हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, जो फीमेल गेमीट है वो रिलेटिवली बड़ा है इन कंपैरिजन टू द मेल गेमीट, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज oogamous कंडीशन। आई होप यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है बच्चों। सम कॉमन एग्जांपल्स की यदि हम बात करें बच्चों, तो कॉमन एग्जांपल्स में म्यूकर है, राइजोपस है दैट इज ब्रेड मोल्ड, एंड अल्ब्यूगो है दैट इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो तीन एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो। इसको आप याद रख सकते हो बच्चों, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर आप सभी ने पढ़ रखा होगा, वहां पर हम दो तरह की मेमोरी पढ़ते हैं, रैम एंड रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से आप तीनों एग्जांपल्स याद रख सकते हो, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर अल्ब्यूगो एंड एम फॉर म्यूकर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों एस्कोमाइसिटीज, सेकेंड क्लास ऑफ किंगडम फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। बच्चों आगे हम बात करेंगे, अपीयरेंस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जो है बच्चों बैग लाइक होता है, सेक लाइक होते हैं, जो स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बैग की तरह होते हैं, वहां से ये नाम आया बच्चों जो एस्कोमाइसिटीज या सेक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। शुरुआत में कल के लेक्चर में किंगडम फंजाई में जो हमने बात करी थी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई मल्टीसेलुलर हैं, बट एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट इज देयर जो कि यूनिसेलुलर होती है। तो वो जो यूनिसेलुलर मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास एस्कोमाइसिटीज, याद रखना बच्चों। तो मोस्टली सारे मल्टीसेलुलर है, जिसमें एग्जांपल पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम का नाम कल भी आया था बच्चों, कहां पर आया था, जब हम फंजाई के डिफरेंट फीचर्स देख रहे थे कि कुछ फंजाई हमारे लिए हार्मफुल होती है लेकिन कुछ फायदेमंद भी होती है, कुछ को हम खाते भी हैं लाइक मशरूम्स। वहां फायदे में हमने बात करी थी एंटीबायोटिक्स की, कि कुछ फंजाई से हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलती है। वहां पर मैंने आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी उसका एग्जांपल बताया था, जो कौन सी फंगस से मिलती है हमें, पेनिसिलियम फंगस से। तो वो जो पेनिसिलियम फंगस है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमें मिलती है वो भी कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करती है। और जो यूनिसेलुलर यीस्ट है बच्चों, सैक्रोमाइसिस जिसका जेनेरिक नेम होता है, वो भी एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती है। हैबिट की बात करें, सेप्रोफाइटिक तो मोस्टली होती हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं बच्चों, पैरासिटिक भी मिल सकती है इसके अंदर। एक और नया टर्म यहां पर है दैट इज कॉप्रोफिलस, आगे भी डायरेक्शन में भी बताऊंगा ये टर्म मैं आपको। कॉप्रो वर्ड जहां पर भी आ जाए बच्चों बायोलॉजी में, कौन सा वर्ड, कॉप्रो, COPRO, कॉप्रो वर्ड जहां पर भी आ जाए इट रेफर्स टू एक्सक्रीटा, डंग, है ना, फीसेस हम कह सकते हैं। तो जो भी एक्सक्रीटरी मैटर, सॉलिड एक्सक्रीटा हम पास आउट करते हैं बच्चों, उसके लिए कॉप्रो वर्ड यूज होता है। फिलस वर्ड या फिलिक वर्ड बायोलॉजी में जहां पर भी आता है, इसका मतलब होता है, फिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन,
किसी भी चीज के लिए यदि अट्रैक्शन है तो वहां पर हम फिलिक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कोप्रोफिलस का मतलब क्या हुआ? ऐसी न्यूट्रिशन की हैबिट जहां पर एक्सक्रीटा खाने की आदत होती है या एक्सक्रीटा के लिए अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर आपको ऐसी फंगस भी मिलेगी जो डंग के ऊपर या एक्सक्रीटा के ऊपर ग्रो करती है, फीकल मैटर के ऊपर ग्रो करती है बच्चों, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ये पॉइंट मैंने फर्स्ट क्लास में निपटा दिया फाइकोमाइसीट्स के साथ कि भाई फाइकोमाइसीट्स में असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक हाइफे या माइसीलियम आपको मिलेंगे, बाकी तीनों क्लासेस में आपको कैसे मिलेंगे? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड मिलेंगे बच्चों। असेक्सुअल स्पोर्स की यदि हम बात करें, ये नाम हमने कल भी पढ़ा था, कोनिडिया होते हैं, ये एक्सोजिनस हैं बच्चों। अब याद रखना, कंपेयर करते हुए चलेंगे, फाइकोमाइसीट्स में जो असेक्सुअल स्पोर्स थे बच्चों, देवर एंडोजिनस, दो टाइप के थे, मोटाइल ज़ूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल अप्लेनोस्पोर्स। एस्कोमाइसीट्स में जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं, दे आर एक्सोजिनस, वो जो स्पोर बेरिंग बॉडीज होती है बच्चों, कोनिडियोफोर्स, उनके ऊपर ग्रो करेंगे, बाहर की तरफ ग्रो करेंगे। आगे बात समझ में, और बाद में फिर हाइफी बनाएंगे, ठीक। सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे? बहुत आसान है बच्चों, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं एस्कोमाइसीट्स को, इसके बाद की क्लास के बेसिडियोमाइसीट्स को बहुत आसान है, क्योंकि क्लास के नाम के ऊपर ही सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है, याद रख लेना। एस्कोमाइसीट्स के एस्कोस्पोर्स, और जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बेसिडियोमाइसीट्स के बेसिडियोस्पोर्स। आसान हो गया काम, बहुत आसानी से स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स के नाम में ही दिक्कत आती है बच्चों को यहां पर, और इसी की वजह से टॉपिक ऐसा हो जाते हैं, और सर क्या करूं मैं, तो फंजाई याद ही नहीं होता। अब आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, एस्कोस्पोर्स, यहां पर जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, दे आर एंडोजिनस, किसके अंदर ग्रो कर रहे हैं बच्चों? सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिनको एस्काई कहते हैं, वहीं से एस्कोमाइसीट्स या सेक फंजाई नाम आया है बच्चों। सिंगुलर इज एस्कस एंड प्लूरल इज एस्काई। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं, ये डेवलप होते हैं बच्चों, दीज स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स, बेग लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो फ्रूटिंग बॉडीज है उनको कहते हैं एस्कोकार्प्स। तो फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प्स, उन पर ग्रो करेंगे आपके एस्काई स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स, और उनके अंदर एंडोजिनसली डेवलप होंगे एस्कोस्पोर्स। कैसे डेवलप होंगे? बाय मियोसिस ऑफ द जाइगोट, है ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जांपल्स की बच्चों यदि हम बात करें तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस की बात आगे होगी बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर वापस। न्यूरोस्पोरा के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। रिसर्च वर्क में न्यूरोस्पोरा का काफी यूज किया जाता है। बायोकेमिकल रिसर्च में, जेनेटिक रिसर्च में न्यूरोस्पोरा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं रिसर्च ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तीन एग्जांपल्स हमें फाइकोमाइसीट्स में याद रखने थे, राइजोपस, एल्ब्यूगोम्यूकर, यहां पर भी तीन एग्जांपल्स याद रखने बच्चों आपको, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इसके अलावा जो कॉमन नाम आपको याद रखने वो है मोरल्स एंड ट्रफल्स, ग्रुप ऑफ फंजाई को, ये कोई स्पेसिफिक एक फंजाई का नाम नहीं है, मोरल्स एंड ट्रफल्स इनके एडिबल मेंबर्स हैं, एडिबल एग्जांपल्स हैं, ऐसे एस्कोमाइसीट्स जिनको हम खाते हैं बच्चों डिफरेंट डिशेस बनाकर। डेलिकेसीज का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइप की इंपॉर्टेंट डिशेस जिनके लिए एक स्पेसिफिक रेसिपी लगती हो बच्चों, ठीक। चलो नेक्स्ट थर्ड क्लास हमें देखनी, तीसरी क्लास देखनी है बच्चों हमें किंगडम फंजाई की, दैट इज बेसिडियोमाइसीट्स। कॉमनली जो इनके अंदर एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल्स, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स। तो देखो हैबिटेट की जहां पर भी आप बात करोगे फंजाई में, स्पेसिफिक हैबिटेट याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में लास्ट लेक्चर में अपन ने बोल दिया था कॉस्मोपॉलिटन नेचर होती है, ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगी सारी क्लासेस, ठीक है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं इनके अंदर मेंबर्स में, रस्ट एंड स्मट उनके एग्जांपल है। रस्ट भी फंजाई का एग्जांपल है, कौन से फंजाई का? बेसिडियोमाइसीट्स। स्मट्स भी एक ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ फंजाई है बच्चों बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर, जो मेनली प्लांट डिजीजेस करते हैं। माइसीलियम पहले बात हो गई, फाइकोमाइसीट्स को छोड़ के तीनों में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट मिलेंगे आपको। असेक्सुअल स्पोर्स यहां पर नहीं मिलते हैं, तो याद ही नहीं रखने, काम आसान हो गया बच्चों। और सेक्सुअल स्पोर्स मैंने पहले ही बता दिया कि बेसिडियोमाइसीट्स के सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, नाम आराम से याद रहेगा आपको, तो वो काम हो गया आपका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो जरूर मिलता है फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपन ने बात करी थी कल के लेक्चर में, तीन तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको फंजाई में मिल सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। यहां पर कैसे मिल रहा है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स यहां पर एब्सेंट होते हैं बच्चों, स्पेसिफिकली आपको सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सोमेटिक सेल्स होती है, अब ये सोमेटिक सेल्स क्या है भाई, है ना, इस बारे में बात हुई थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैंने बात करी थी।
तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है बच्चों प्लांट्स में, वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, उसको हम सोमेटिक पार्ट बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी की यदि हम बात करें तो हमारी जो सोमेटिक सेल्स है वो कौन सी सेल्स मानी जाएगी? गेमीट्स, और गेमीट्स को बनाने वाली जो सेल्स है, मेल और फीमेल गेमीट्स, स्पर्म और ओवा, एक तो ये दोनों गेमीट्स, और इनको बनाने वाली जो सेल्स है बच्चों, है ना, स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया जो होते हैं, जो गेमीट मदर सेल्स होती है, उनको यदि हम छोड़ दें तो बॉडी की जितनी भी बाकी की सेल्स है जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो सब सोमेटिक सेल्स है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि गेमीट बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है, गेमीट मदर सेल्स एज वेल एज गेमीट्स, वो जर्म सेल्स है बच्चों। आगे बात समझ में। अब यदि यहां पर सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन है यदि वो होती, तो डेफिनेटली यहां पर सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यदि होती, एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करने वाली, फंजाई के अंदर एग्जैक्टली हम नहीं कह पाते मेल फीमेल, लेकिन हाँ अपोजिट काउंटर पार्ट्स को यदि रिप्रेजेंट करने वाली यहां पर यदि सेक्स ऑर्गन्स होती, तो यहां पर गेमीट बनते। हम क्या बोलते हैं कि गेमीट बन रहे हैं, वो जर्म सेल्स होती, लेकिन यहां सेक्स ऑर्गन्स है ही नहीं। तो यहां पर जर्म प्लाज्म वाला पार्ट यानी कि जर्म सेल्स वाला पार्ट नहीं होता। तो यहां पर अब जो वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? सोमेटिक सेल्स। जो नॉन जर्मिनल सेल्स है, जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, जो नॉर्मल बॉडी पार्ट का हिस्सा है बच्चों, नॉर्मल बॉडी का हिस्सा है, वो सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज होकर एक क्या बनाएगी? डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यहां हम कह सकते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगी। लेकिन जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ फंजाई में, लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, जब दो हाइफे या दो सेल्स, हेप्लॉइड सेल्स फ्यूज होगी तो अल्टीमेटली बनेगा तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस। लेकिन कुछ देर के लिए मैंने बोला था कि कई बार ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग ही पड़े रहते हैं नई सेल के अंदर, आपस में जल्दी से फ्यूज नहीं होते। और जब इमीडिएटली फ्यूज नहीं होते तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कौन सी स्टेज है बच्चों? डाइकैरियोटिक फेज है या डाइकैरियोन स्टेज है। तो वो जो डाइकैरियोन स्टेज या डाइकैरियोटिक फेज वो यहां देखने पर मिलती है बच्चों, है ना। और अल्टीमेटली क्या होगा? स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेसिडियम, फिर कैरियोगेमी, फ्यूजन हो जाएगा न्यूक्लियाई का, तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा, मियोसिस होगा, और क्या बनेंगे? 4 सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। और बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर्स को क्या बोलोगे? बेसिडियो स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स तो यहां पर होते ही नहीं है। आसान हो गया काम। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो असेक्सुअल स्पोर्स थे, जूस्पोर्स और अप्लेनोस्पोर्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल थे बच्चों, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया हमने पढ़ा असेक्सुअल स्पोर्स, यहां पर असेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिडियोस्पोर्स कैसे हैं। यहां पर एक्सोजिनस होते हैं बच्चों, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बेसिडियम, प्लूरल फॉर बेसिडियम इज बेसिडिया। अगेन फ्रूटिंग बॉडीज भी होती है, जैसे एस्कोकार्प्स थी वैसे यहां पर बेसिडियोकार्प्स है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्काई वर द स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर्स, यहां पर बेसिडियम, वहां पर एस्कोस्पोर्स वर द सेक्सुअल स्पोर्स, यहां पर बेसिडियोस्पोर्स आर दी सेक्सुअल स्पोर्स। देखो कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे, कुछ चीजों को बहुत इजीली याद हो जाएगी, और ऐसे याद होगी कि कभी भूलोगे ही नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से उसको निकाल लोगे बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो अब सम कॉमन मेंबर्स की यदि हम बारे में बात करें बच्चों, एगैरिकस दैट इज मशरूम, यूस्टिलेगो दैट इज स्मट, एंड पक्सीनिया दैट इज रस्ट फंगस, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपको सारे यहां पर बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं और साथ में उनके कॉमन नेम्स भी दे रखे हैं, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने बच्चों आपको 3 एग्जांपल्स पे पिक्चर भी दे रखी है, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए यहां पर, है ना। ए म्यूकर का है, बी एस्परजिलस का है, और सी एगैरिकस यानी कि मशरूम का जो फोटो है या फिर हम कह सकते हैं डायग्राम है, आपको दे रखा है। लास्ट जो क्लास हमें देखनी है बच्चों किंगडम फंजाई के अंदर, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था एक इंटरेस्टिंग क्लास या ग्रुप ऑफ फंजाई है, कैसे है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इसका जो इनको बोला जाता है वही बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। ऐसी फंजाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा। जबकि इसके जस्ट पहले जो हमने देखी है बच्चों, है ना, बेसिडियोमाइसिटीज, यहां पर हमने क्या बोला था कि असेक्सुअल स्पोर्स जनरली, बट ऐसा नहीं था कि कंपल्सिवली नहीं मिलते हैं। तो कंपल्सिव फीचर जो यहां पर आ रहा है रिप्रोडक्शन के केस में कि हाँ कि सिर्फ असेक्सुअल या सिर्फ सेक्सुअल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज में है कि सेक्सुअल नहीं होता, सिर्फ असेक्सुअल होता है।
अब शुरुआत में क्या हुआ बच्चों, जो जनरल फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के अलावा, जैसे माइसीलियम का टाइप, अभी हमने बात करी थी फ्रूटिंग बॉडीज का टाइप, स्पोर्स का टाइप, उस बेसिस पर शुरुआत में बहुत सारे मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर रख दिए गए थे। लेकिन बाद में वो मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसीटीज के जिसके अंदर हमें पता चला कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उनको हमने लात मार के ड्यूटेरोमाइसीटीज के बाहर निकाल दिया और अकॉर्डिंगली उनके जो बाकी के फीचर्स थे उनमें देखा कि यार किससे ज्यादा सिमिलरिटी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फिर ड्यूटेरोमाइसीटीज नहीं रख सकते, हम उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर नहीं रख सकते, किसी और क्लास में भेजना पड़ेगा, या तो बेसिडोमाइसीटीज में या एस्कोमाइसीटीज के अंदर जनरली उनको हमने डाला। और वो किस तरीके से डालेंगे फिर हम ये देखेंगे कि यार कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो बाकी के फीचर्स हैं वो किसको ज्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं, बेसिडोमाइसीटीज को कर रहे हैं या एस्कोमाइसीटीज को कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनको उनके अंदर डाल देंगे बच्चों हम। ठीक है, तो व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, दैट अभी इसका मतलब बता देता हूं, एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसीटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। क्या कहना चाह रही है लाइन, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर कि एक ही फंजाई दो कैटेगरीज में रखी हुई है। कहने का मतलब है अभी तक हम ये आइडेंटिफाई कुछ फंजाई के केस में नहीं कर पाए, ये माना जाता है कि शायद एक ही फंजाई को हमने ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी रख रखा है, किस बेसिस पर, उसके असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ये मानते हुए कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन शायद किसी और कैटेगरी में जो बेसिडोमाइसीटीज है या एस्कोमाइसीटीज है उनमें शायद कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है। जैसे बेसिडोमाइसीटीज में हमने क्या बोला कि कई जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो वहां पर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वहां पर जो बेसिडोमाइसीटीज के वो मेंबर्स हैं जिनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जिनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया बेसिडोमाइसीटीज के अंदर, हो सकता है उसी का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो काउंटर पार्ट है उसको हमने दूसरा नाम दे रखा हो, किसके अंदर, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर। तो जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है हम ये छटनी करते जा रहे हैं, जहां पर आइडेंटिफाई हो जाता है नहीं आ रही है तो एक ही है, तो फिर उनको परमानेंटली हम ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर से हटा देते हैं बाद में, यदि पता चल जाता है तो, है ना। हाँ, तो ये जो पहली यहां पर ये जो 3 लाइनें हैं इस पॉइंट की, इनका मतलब यह है ये उनके बारे में जिनके बारे में अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है। ये माना जाता है कि हाँ, कि यार अभी भी हो सकता है कि कुछ मेंबर अपने दो क्लास में, एक ही मेंबर को 2 अलग अलग क्लासेस में रख रखा हो, ऑन द बेसिस ऑफ असेक्सुअल तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल हो सकता है किसी दूसरी क्लास में बेसिडोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज के अंदर बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक अगेन किसी तरह का कोई डाउट नहीं है बच्चों। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and generally जब किसी ड्यूटेरोमाइसीटीज वाली मेंबर में या इसकी जो कोई भी यदि इसका एग्जांपल होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उनको या तो जनरली हम एस्कोमाइसीटीज में रखते हैं या बेसिडोमाइसीटीज में रखते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स। अगेन यहां पर भी आपको जो असेक्सुअल स्पोर्स मिलेंगे वो एस्कोमाइसीटीज की तरह ही मिलेंगे, दैट इज कॉनिडिया बच्चों। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। माइसीलियम जैसे मैंने बताया था, फाइकोमाइसीटीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों में क्या है बच्चों, सेप्टेड एंड ब्रांच। फाइकोमाइसीटीज में कैसा था, असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। तो देखो फंजाई तो मेरे ख्याल से पूरी रट गई होगी, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। सम मेंबर्स, अब हैबिट की बात करें तो सेप्रोफाइट और पैरासिटिक हैबिट तो देखो हर क्लास में मिलेगी। अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर अगेन जो कचरा होता है उसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। देखो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट यदि है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो, जब उसको ये डिकम्पोजर्स, चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक डिकम्पोजर्स हो, बैक्टीरियल डिकम्पोजर्स हो या फंजाई में डिकम्पोजर्स हो बच्चों, डिकम्पोज करते हैं तो बिल्कुल जो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनमें तोड़ देते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में तोड़ देते हैं बच्चों। जब ये एलिमेंटल फॉर्म में टूट जाते हैं तो सॉइल के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं, वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं, वहां से प्लांट्स इनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये एक साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब बायोस्फीयर के अंदर इनका साइकिल स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट या रिसाइकिल ये हो पाते हैं। तो ये जरूरी भी है, यदि ये ट्रैप हो गए एक जगह पर, वापस से मिट्टी में नहीं जाते हैं, प्लांट्स को नहीं मिलते हैं, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स तक भी ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो मिनरल साइक्लिंग होती है उसमें डीकंपोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, है ना। तो ये वाला पार्ट अपने इकोलॉजी में भी आता है, मिनरल साइक्लिंग के बारे में वहां पर भी हम पढ़ेंगे। एग्जांपल्स की यदि हम बात करें बच्चों तो
ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो केट। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था हर जगह ट्रिक नहीं लगानी चाहिए, जहां इजीली बन रही हो, इजीली याद रहने वाली ट्रिक हो वहां पर यूज कर लो। तो जैसे 4 क्लास में से 2 में भी यूज कर लोगे, बाकी 2 के एग्जांपल्स पे से याद रख लो, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। आगे बात समझ में, जैसे मशरूम्स वगैरह तो बहुत आसानी से याद रह जाते हैं, यहां पर 3 एग्जांपल याद रख लो आप, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा फ्रॉम केट। किंगडम प्लांटी की यदि हम बात करें बच्चों, और किंगडम एनिमेलिया, पूरी दोनों किंगडम्स नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां पर जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है, एक बार रीडिंग लगा लेंगे, क्योंकि जो 1-2 पॉइंट हैं जो वहां पर कवर्ड नहीं हो यहां कवर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहां पर किंगडम प्लांटी में क्या कुछ पॉइंट्स बताए एनसीईआरटी ने। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स बच्चों। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज, अब एज सच इन जनरल तो हम क्या बोलते हैं कि किंगडम प्लांटी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर एल्गी को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो बच्चों। लेकिन यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी एक्सेप्शन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी यदि हम बात करें बच्चों, तो एज सच मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ऑफ द प्लांट्स में आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा विद सम एक्सेप्शंस। कैसे? कुछ प्लांट्स बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, इनफैक्ट हो सकता है कुछ बच्चों ने तो पढ़ रखा हो लेकिन काफी बच्चों ने नहीं सुन रखा होगा कि कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। मैं कोशिश करूंगा इनसे रिलेटेड कोई वीडियो आप लोगों को आपके ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकूं कि किस तरह से इंसेक्ट्स को प्रेडेट करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। और पैरासिटिक भी हो सकते हैं कुछ प्लांट्स बच्चों, फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा, डिटेल में आगे बात होगी इनके बारे में। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. तो सेल बायोलॉजी में हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वही यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आपको किंगडम प्लांटी में भी मिलेगा, किंगडम एनिमेलिया में भी मिलेगा बच्चों। प्लांट इंक्लूड्स एल्गी, क्या क्या इंक्लूड होते हैं ये किंगडम प्लांट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसे सारे ग्रुप्स, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म्स भी पढ़ेंगे बच्चों। लाइफ साइकिल के बारे में भी डिटेल में बात होगी बच्चों प्लांट किंगडम के अंदर। जब हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे 2 तरह की जनरेशन होती है जो अल्टरनेट करती है एक दूसरे के साथ, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन और हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक जनरेशन। कैसे याद रखोगे? जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है बच्चों वो गेमीट फॉर्मिंग वाली जनरेशन होती है, जो गेमीट बना रही है, जो पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल गेमीट बना रहा है दैट इज द गेमेटोफाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, वो हैप्लॉइड होगा क्योंकि गेमीट बन रहे हैं बच्चों वहां पर। और फिर उससे जो प्लांट बॉडी बनती है जो कि यूजुअली बोल रहा हूं बच्चों, है ना, यहां पर हम डिफरेंस देखेंगे, कुछ में गेमेटोफाइटिक फेज लंबा है, कुछ में स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट है, कुछ में दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों ही कुछ में इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें प्लांट किंगडम में आ जाएगी। बट इन जनरल आपको बस याद रखना है गेमीट फॉर्मिंग जो फेज होती है लाइफ साइकिल में प्लांट्स की दैट इज गेमेटोफाइटिक फेज, उसके अलावा जो फेज होती है बाकी की दैट इज स्पोरोफाइटिक फेज, वो डिप्लॉइड होती है बच्चों। ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती है, पहले गेमेटोफाइटिक फेज आएगी, फिर स्पोरोफाइटिक फेज, फिर गेमेटोफाइटिक फेज आएगी, फिर स्पोरोफाइटिक फेज आएगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं इसको हम? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर बच्चों, वहां पर भी इसके बारे में बात होगी, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया अगेन यहां पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड क्यों नहीं है क्योंकि अलग से पूरा चैप्टर आपको दे रखा है एनिमल किंगडम के फॉर्म में बच्चों, वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी जितना यहां पर दे रखा है उतना देख लेते हैं, और फिर लास्ट के जो 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। किंगडम एनिमेलिया, this kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls। तो सेल वॉल आपको किंगडम एनिमेलिया में नहीं देखने को मिलती है। मोस्टली कौन सा न्यूट्रिशन का मोड मिलता है आपको? सभी में हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। हाँ, उसमें डिफरेंट मोड मिल सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है, वो सारी चीजें फिर आगे देखेंगे हम। They directly or indirectly depend on plants for food, ये सबको पता है बच्चों। They digest their food in an internal cavity, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है जैसे, and store food reserves as glycogen और फैट, जैसे हमारे अंदर जो मेन फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और फैट के फॉर्म में भी हम एनर्जी रिजर्व कर रहे हैं, फूड रिजर्व कर रहे हैं बॉडी में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाता है? होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? हम कॉम्प्लेक्स फूड को एक ओपनिंग के थ्रू पहले बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माउथ, और उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का फिर अंदर जाने के बाद डायजेशन होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, ऐसे फॉर्म्स में जिसको फिर ब्लड में
या बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज किया जा सके बच्चों। इस तरह का न्यूट्रिशन जहां पर पहले कॉम्प्लेक्स फूड खाया जा रहा है, इंजेस्ट किया जा रहा है, बॉडी के अंदर डाला जा रहा है और फिर उसका डायरेक्शन होकर एब्जॉर्प्शन होकर यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, they follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher form show elaborate sensory and neuromotor mechanism. ये सारी चीजें हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। ये हम हाईली एडवांस्ड हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपना प्लेस चेंज करते हैं उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। वो फीचर भी हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर मेनली देखने को मिलता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल मेटिंग को कॉपुलेशन कहते हैं बच्चों, जिसमें फिर एक जाइगोट बनता है डिप्लॉइड, जिसका डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ताकि फिर एक नया बेबी बने, है ना। ये सारे फीचर्स डिटेल में आएंगे एनिमल किंगडम के अंदर। बात करते हैं बच्चों लास्ट 4 टॉपिक्स की। वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। अलग से क्यों दिए, क्योंकि ये अलग हैं, इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों। जैसे वायरसेस की हम बात करें तो इनको हम 5वें किंगडम में नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स। वायरोइड्स को भी नहीं रख सकते, प्रियॉन्स को भी नहीं रख सकते, है ना। लाइकेंस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि लाइकन किसी एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, 2 अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, एल्गी एंड फंजाई, इसलिए एग्जैक्टली लाइकन को हम किसी एक पर्टिकुलर किंगडम में नहीं रख सकते। इसलिए इन चारों को अलग से यहां पर एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ Whittaker देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम असेल्युलर। असेल्युलर का मतलब होता है बच्चों, हमने क्या बोला था, लिविंग वर्ल्ड जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने बोला था कि किसी भी चीज को लिविंग कहने के लिए 3 क्राइटेरिया डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बोला था नहीं बोला था, मतलब एटलीस्ट सेल लेवल का स्ट्रक्चर होना जरूरी है, कम से कम एक सेल का तो होगा, तब भी उसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सेल से भी नीचे के सब सेलुलर चीजों का बना हुआ है, सेल ऑर्गेनेल का बना हुआ है या बायोमोलिक्यूल से प्रोटीन का बना हुआ है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, उसको हम ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। वायरसेस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स में ये प्रॉब्लम है कि वायरसेस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स में एक प्रॉपर सेल नहीं एग्जिस्ट करती, और जहां सेल एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर फिर इनको लिविंग के अंदर रखना मुश्किल हो जाता है। बट कुछ प्रॉपर्टीज है लिविंग की शो कर रहे हैं, इसीलिए आज तक ये डिबेट है, कंट्रोवर्सी कि भाई इनको लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें, आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए ना इनको हम एग्जैक्टली नॉन लिविंग में रखते हैं ना लिविंग में रखते हैं। आगे अभी हम पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। So in the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some cellular organisms like viruses, viroids and prions. वायरसेस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, जो हमें कॉमन कोल्ड होता है बच्चों वो वायरस से ही होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। इनको हम पूरी तरह से लिविंग नहीं मानते, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होता है बच्चों। द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दे आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जब तक ये बाहर है बिल्कुल एक नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह होते हैं बच्चों ये आउटसाइड द लिविंग सेल। ये कब लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, जब ये खुद किसी और लिविंग सेल के अंदर एंटर करें, तब जाकर ये लिविंग की तरह बिहेव कर पाते हैं। जब तक ये किसी लिविंग सेल के बाहर ओपन एनवायरनमेंट में है तब तक ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक नॉन लिविंग थिंग की तरह होते हैं बच्चों, ठीक है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट। किस तरह से ये काम करते हैं बच्चों, ये हम 12th का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर जब एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि किस तरह से एक वायरस अपना काम करता है। जनरली क्या होता है बच्चों, मान लो कोई ये एक सेल है ना, जिसको वायरस इन्फेक्ट करेगा, तो वायरस क्या करेगा बच्चों, जब वायरस उसको इन्फेक्ट करेगा तो पहले उससे अटैच होगा, और अटैच होने के बाद अपना जेनेटिक मटीरियल, है ना, RNA या DNA जो भी होगा, वायरस के पास या तो सिर्फ RNA होगा या DNA होगा, ऐसा कोई वायरस नहीं होता जिसके पास RNA और DNA दोनों, ध्यान रखना। और ये RNA या DNA जो भी वायरस के पास है, इसके आसपास एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। उस प्रोटीन की कवरिंग की मदद से, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ये जिस सेल को इन्फेक्ट करना है उससे अटैच होता है, और प्रोटीन की कवरिंग तो बाहर रह जाती है, और जो अंदर का RNA या DNA उसको ये उस सेल के अंदर डाल देता है।
अब अंदर सिर्फ कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं गया, सिर्फ आरएनए या डीएनए गया है, लेकिन ये आरएनए या डीएनए जो वायरस का है ना, इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आरएनए या डीएनए जिस सेल को इन्फेक्ट किया गया उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाता है और उसकी पूरी सेल मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेता है, हाईजेक कर लेता है और खुद के लिए प्रोटीन और जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए डीएनए बनाना चालू कर देगा और खुद बहुत सारे वायरसेस बनाने लग जाएगा अब अंदर। तो अब ये लिविंग की तरह तो बिहेव कर रहा है, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि जब तक लिविंग सेल के बाहर था कुछ इसकी औकात नहीं थी, कुछ नहीं कर सकता था ये। आगे बात समझ में, इस तरह से वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। अब जो कंट्रोवर्सी रहती है बच्चों, वो इन पॉइंट्स पे रहती है। क्या कंट्रोवर्सी रहती है, अभी भी थोड़े दिन पहले भी बच्चों के मेरे पास बार बार मैसेज आए इस चीज को लेके। डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, जहां पर भी बच्चे अपने पब्लिक ग्रुप है वो, वहां पर कोई भी बच्चा हमसे डाउट पूछ सकता है। तो वहां पर भी कई बच्चों के डाउट्स आए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर कि सर यदि ये पूछा जाए कि हु कॉइन्ड द टर्म वायरस, तो वहां पर क्या आंसर होगा। वहां पर बच्चों ने एक चीज बोली कि सर एनसीईआरटी ने दिमित्री इवानोव्स्का ही बोल रखा है। बेटा आप लोग भी गलत नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपकी गलती एनसीईआरटी की है। आप ध्यान से पढ़ना ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन, ये गायब है बेटा, बाय क्या पास्चर, और फिर है ना वाज गिवन दिमित्री इवानोव्स्का है, बाय भी नहीं लगा हुआ। मतलब क्या है वहां पर अब्रप्टली, और फिर ये लाइन चालू होगी जो अपने आप में पूरा अलग से एक स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट है बच्चों, सेपरेट स्टेटमेंट है। अब एक्चुअली एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट जो है ना, ये गलती से स्किप हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है बच्चों। तो बच्चों को क्या यहां पर गलतफहमी होती है कि नेम वायरस वाज गिवन बाय दिमित्री इवानोव्स्का है, जबकि एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर वाज गिवन बाय पास्चर होना था। तो नाम तो वायरस पास्चर ने दिया है, फिर ये सेपरेट स्टेटमेंट है बच्चों एनसीईआरटी में। आप ध्यान से पढ़ोगे तो मेरी बात, अब जब मैंने आपको ये चीज बताई है ना, अब पढ़ के देखना आप एनसीईआरटी की ये लाइनें, आपका जो डाउट है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बच्चों, गारंटी दे रहा हूं मैं, है ना। अब अलग से स्टेटमेंट है फिर एनसीईआरटी में, दिमित्री इवानोव्स्का इन 1892 रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। मोज़ेक डिजीज जो होता है बच्चों टोबैको प्लांट का, उसका कारण पता चला दिमित्री इवानोव्स्का की कुछ माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोपिक, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिजीज करते हैं, है ना। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters। ऐसे फिल्टर्स जिनके थ्रू बैक्टीरिया पास नहीं होते उनके थ्रू भी ये पास होते हैं, इसका मतलब इनकी साइज बैक्टीरिया से छोटी है, ये उसको पता चला। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किसने करा या रिकॉग्नाइज किसने करा, आंसर विल बी दिमित्री इवानोव्स्का इन 1893। नाम फिर किसने दिया, पास्चर। बेजेरिंग के बारे में भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को 1898 में कि भाई बेजेरिंग ने क्या करा था। बेजेरिंग ने भी वायरस नाम नहीं दिया, बेजेरिंग ने इनको बोला था कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, यानी कि इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर इंफेक्शन कॉजिंग कैपेसिटी हो। एग्जैक्टली वायरस टर्म भी बेजेरिंग ने नहीं दिया था। द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर, यही आपको याद रखना है बच्चों, है ना। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना, क्लियर है बात, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम। वायरसेस जो है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब जैसे मैंने बोला था, सिर्फ और सिर्फ किसी होस्ट सेल के अंदर ही ये सरवाइव कर पाएंगे, ये कभी भी बाहर खुद इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकते, किसी को नुकसान पहुंचाकर ही ये जिंदा रहेंगे। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप ही शो करते हैं एक्सक्लूसिवली। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जैसे मैंने बोला था, या तो सिर्फ आरएनए होगा इनके अंदर या डीएनए होगा, दो चीज के बने होते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैन बी राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। क्या होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड, ये हम पढ़ेंगे बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो वायरस है वो क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का बना हुआ। किसी भी वायरस में, नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, किसी भी वायरस में दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होंगे, या तो सिर्फ आरएनए होगा या डीएनए होगा। और जैसे मैंने बताया था कि जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो पूरा का पूरा वायरस अंदर नहीं जाता, प्रोटीन बाहर रह जाता है। जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है, जो एक्चुअली नुकसान पहुंचाता है, सेल मशीनरी को हाईजेक कर लेता है, वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए या डीएनए होता है बच्चों वायरस का, ठीक है। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA। मतलब जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं जनरली उनमें सिंगल-स्ट्रैंडेड आरएनए आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। एनिमल्स में कोई सा भी मिल सकता है, सिंगल-स्ट्रैंडेड आरएनए वाला, डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए वाले भी एग्जांपल्स हैं और डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस भी एग्जांपल्स हैं।
ऐसे वायरस भी होते हैं बच्चों जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, और यूजुअली जनरली ये आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले मिलेंगे। ठीक है, प्रोटीन कोड अभी मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, वायरसेस का कैप्सिड कहलाता है बच्चों। जो छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स, जो आरएनए या डीएनए के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के रखता है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन और अटैचमेंट टू दी होस्ट सेल जिसको इन्फेक्ट करना है। कई डिजीजेस वायरसेस होते हैं, लंबी लिस्ट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत लंबी लिस्ट बताऊंगा, अभी सिर्फ एनसीईआरटी ने जो दे रखे कुछ नाम याद रख लो। मम्स बच्चों, मम्स क्या होता है, यहां पर हमारी एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, उसका इन्फेक्शन होता है। स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है बच्चों। हर्पीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड टाइप का होता है जिसमें मेनली राइनाइटिस, नाक बहना, गले में खराश होना, छींके आना, ये होता है ना। एड्स नॉन क्यूरेबल डिजीज है बच्चों, अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में भी आता है, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। एचआईवी से भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। दो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं बच्चों वायरस के, एक टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला टोबैको मोज़ेक वायरस, यहाँ पर ये जो पूरा बाहर है ये कैप्सिड है, और ये जो अलग अलग यूनिट्स इसमें बनी हुई है दीज आर कैप्सोमियर्स बच्चों, अंदर आरएनए को प्रोटेक्ट कर रही है, सेंटर में आरएनए है। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस का एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों। ठीक है, प्लांट्स की यदि हम बात करें तो वहां पर भी ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, कहीं पर गिठान बन जाती है, मोज़ेक फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, लीफ रोलिंग, लीव्स का डैमेज होने लग जाता है, येलोइंग ऑफ लीव्स हो सकती है, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम रह जाती है, हाइट कम रह जाती है, प्लांट की डिफरेंट फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं। ये आगे आ जाएगा बच्चों 12th क्लास के अंदर, डिफरेंट डिजीज के बारे में हम देखेंगे प्लांट्स के। फिर हम बात करते हैं बच्चों वायरोइड्स की। वायरोइड्स अगेन इस तरह के हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ही बोलेंगे, अभी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको नहीं बोल सकते, जिनके बारे में अभी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बच्चों। देखते हैं क्या है, किसने इनको डिस्कवर करा 1971 में, टी.ओ. डायनर। तो जो जो चीजें मैंने मार्क कर रखी बस वही याद रखनी है, तीन चीजें वायरोइड्स के अंदर हमें याद रखनी है। किसने डिस्कवर करा, टी.ओ. डायनर ने 1971 में। एक कॉमन डिजीज जो इनसे होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, आपको याद रखना है पोटैटो का बच्चों। और है क्या एक्चुअली है, दीज आर सिर्फ ओनली फ्री आरएनए, कोई प्रोटीन कवरिंग भी नहीं है यहाँ। तो आगे बात समझ में, ठीक है। तो इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। अब जब प्रोटीन कोड भी नहीं है तो ये कैसे होंगे, वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो हमें ऐसे भी पार्टिकल्स देखने को मिले हैं जहां पर सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल एक इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी है सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर। एज सच नॉर्मल जो अपन बायोमोलिक्यूल्स में आरएनए पढ़ते हैं, है ना, या हमारी सेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें इस तरह की अलग से सेल के बाहर आने के बाद कोई कैपेसिटी, या सेल के अंदर भी इस तरह की कैपेसिटी अपने आप में नहीं होती, लेकिन यहां है। आगे बात समझ में, तो इसलिए इनको हम अलग से पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है। इनके अंदर जो आरएनए देखने को मिलता है वो जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है बच्चों। प्रियॉन्स अगेन, है ना, अगेन ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इस समय क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बने हुए हैं, नहीं जानते हम इनके बारे में, अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है बच्चों। क्या है ये, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, कई दिमाग से संबंधित बीमारियां ऐसी देखने को मिली है एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी, जिनका कारण किनको माना जा रहा है, प्रियॉन्स को माना जा रहा है बच्चों। प्रियॉन्स हैं क्या, दीज आर, देखो वायरसेस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन थे, वायरस ओनली न्यूक्लिक एसिड थे, प्रियॉन्स ओनली प्रोटीन है, वो भी अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स क्या होती है, हम फोल्डिंग के बेसिस पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखते हैं बच्चों प्रोटीन्स के, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर अब नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलती है। साइज ऑलमोस्ट वायरसेस की जैसी होती है, इनको हम प्रियॉन्स कहते हैं, दीज आर प्रोटीन पार्टिकल्स। कुछ डिजीजेस ऐसा माना जा रहा है, फॉर एग्जांपल कैटल के अंदर, गाय भैंस के अंदर एक डिजीज देखने को मिलता है जिसको हम कॉमनली मैड काउ डिजीज कहते हैं, इसका प्रॉपर नाम क्या है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएससी बच्चों। इसी तरह का डिजीज ह्यूमंस के अंदर क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, उसको ये शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी में, सीआर जैकब, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज इसको हम बोलते हैं, सीजेडी हम बोलते हैं, जिसमें याददाश्त चली जाती है, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी मेनली होती है बच्चों। अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। ये तो मैक्सिमम पीरियड है जो बंदा सर्वाइव कर पाता है सीजेडी के बाद, ठीक है। तो ये चीजें, ये डिजीजेस माना जा रहा है कि प्रियॉन्स से होते हैं बच्चों। अभी रिसर्च जारी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में हमें नहीं है, तो जितना आपको बता रखा है एनसीईआरटी ने, इससे ज्यादा प्रियॉन्स के बारे में आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा बच्चों। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, पूरा डिटेल में बता दिया था, एक बार वापस से बता देता हूं, ठीक है।
मैंने आपको बताया था दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है इकोलॉजी में भी देखेंगे बच्चों हम, ऐसी एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है और एक दूसरे के साथ वो रह रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं, है ना। तो यहां पर एल्गी और फंजाई एक साथ मिलकर रहती है। एल्गी को यहां पर फाइकोबायोंट बोला जाता है, दोनों मेंबर्स को हमने यहां पर नाम दे रखा है लाइकेन में। जो एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायोंट बोला जाता है बच्चों, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोला जाता है। वैसे भी माइको वर्ड जहां जहां भी आएगा, माइकोराइजा मैंने आपको बताया था रूट और फंगस का एसोसिएशन, तो वहां पर राइजा वर्ड रूट्स को डिनोट कर रहा था और माइको वर्ड फंगस को डिनोट कर रहा था। तो माइको वर्ड जहां जहां भी आता है इट डिनोट्स फंगस। तो दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, फाइकोबायोंट यानी कि एल्गल कंपोनेंट। क्वेश्चन आता है बच्चों कि लाइकेन में फाइकोबायोंट कौन है, माइकोबायोंट कौन है, तो फाइकोबायोंट एल्गी है, माइकोबायोंट फंगस है, याद रखना। जो एल्गल कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेटिक है, वो खुद खाना बना सकता है। माइकोबायोंट हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट है, उसको बाहर से खाना चाहिए होता है ना। तो यहां पर अब एक दूसरे को फायदा कैसे मिल रहा है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। एल्गी तो फंगस के लिए खाना बना रही है एक तरीके से, तो फंजाई को फायदा हो रहा है कि उसको एल्गी से खाना मिल रहा है। एल्गी को क्या फायदा हो रहा है, फंजाई उसको एक ग्रोइंग मीडियम प्रोवाइड करती है, फंजाई के ऊपर वो ग्रो कर रही है, प्लस फंजाई क्या करती है आसपास के सराउंडिंग मीडियम में से, पानी हो सोइल हो जो भी है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर पाती है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर पाती है, और इन मिनरल्स को फिर किसको प्रोवाइड कर देगी, एल्गी को, ताकि एल्गी प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। तो फंजाई का यहां पर क्या काम है, इट प्रोवाइड शेल्टर, रहने की जगह, प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स को और पानी को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देती है। दोनों को फायदा हो रहा है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. है ना, ये इतना क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं दोनों इसमें। आप जब देखोगे, मैंने आपको कल बोला था, मैं जब जाऊंगा अभी मैं जाता हूं जब सर्जरी कॉल पे, तो बीच में एक जंगल का एरिया आता है, वहां पर हो सकता है अपने को मिल जाए पेड़ के तनों पर लाइकन देखने को। यदि मेरे को मिले डेफिनेटली आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा बच्चों में। तो वहां पर हम देखेंगे कि आप डिफरेंशिएट, जब आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार जैसे काई नहीं होती है ना, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लाइकन को देख के कि इसमें कौन सा फंगल कंपोनेंट है कौन सा एल्गल कंपोनेंट है। इतना क्लोज एसोसिएशन होती है, ये यहां पर एनसीईआरटी बोल रही है। और एक और पॉइंट जो मैंने कल आपको लाइकेंस के बारे में बताया था कि लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स दैट डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जहां पर पोल्यूशन नहीं होगा वहीं पर ये मिलेगी आपको, जनरली पेड़ों के तनों पे मिलती है। तो मैंने आपको कल इसलिए बोला था कि भाई, मैंने क्या बोला अभी कि जंगल वाले एरिया से मैं निकलता हूं, जिस हॉस्पिटल में जाता हूं बीच में जंगल का एरिया आता है सर्जरी कॉल के लिए, जब मैं जाता हूं तो वहां पर बीच वाला जो एरिया पूरा घाटी का एरिया है, बिल्कुल एक हिल स्टेशन टाइप का एरिया आता है बच्चों, एक स्ट्रेच आता है करीब 4-5 किलोमीटर का। वहां पर क्योंकि पोल्यूशन ना के बराबर है, तो वहां के पेड़ों पर लाइकन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। बाकी शहर में, आज कोटा सिटी में मैं बोलूं कि हमारे शहर में लाइकन नहीं मिलेगी क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आप यदि प्रॉपर अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, अर्बनाइज्ड एरिया में रह रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में रह रहे हैं, डेवलप्ड एरिया में रह रहे हैं, वहां आपको लाइकन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में लाइकन ग्रो नहीं कर पाती, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में लाइकन ग्रो नहीं कर पाती, नॉन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में ही ये प्रॉपर्ली ग्रो कर पाती है बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक मजा आया होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमेशा परेशान करने वाला चैप्टर रहा है बच्चों, सभी बच्चों को बहुत तरीके से सिंप्लीफाइड वे में, इजी वे में, कंसेप्चुअली साथ के साथ पढ़ाने की आपको कोशिश करी है। आई होप आपको फायदा मिला होगा, बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन याद होगा। एक बार इन लेक्चर्स को वापस देखें, ठीक है। बहुत ज्यादा लेक्चर्स भी अपन नहीं यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं बच्चों, बहुत लिमिटेड लेक्चर्स में अब सारी चीजें आपकी हो रही है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ रहे हैं और जितना एक्स्ट्रा जरूरी है वो भी पढ़ रहे हैं बच्चों।